हिंदू को सजा हो तो वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हो जाए, और एक मुसलमान को सजा हो तो शरिया के हिसाब से हो जाए, उसके हाथ काट देने चाहिए और हिंदू को जेल कर देनी चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार को बने हुए 100 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन पिछले टर्म की तरह से इस बार भी मोदी सरकार अहम फैसले लेने में जुट गई है। चाहे मामला वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का रहा हो या हाल फिलहाल में एक देश एक चुनाव, जिस तरह से कैबिनेट में पास करके सदन की ओर जाएगा, उससे देश को क्या लाभ होगा। और संशोधन की अगर हम बात करें, वक्फ बोर्ड संशोधन की हम बात करें, उसको किस तरह का लाभ हो सकता है, मुस्लिम उस पर नाराज क्यों है, अपनी नाराजगी क्यों जता रहा है, हिंदू क्यों नहीं चाहता कि वक्फ बोर्ड रहे, वक्फ बोर्ड का खात्मा हो जाए, ऐसे कुछ हिंदुओं का मानना है, ऐसे वो चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बजाज शहीदगंज सहारनपुर के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर इन मुद्दों की वजह क्या है, नाराजगी क्या है, एक देश एक चुनाव के देश को क्या लाभ हो सकता है, और यूथ राजनीति पे या उन छोटे नेताओं को इसका क्या नुकसान हो सकता है जो छोटे छोटे चुनाव लड़कर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। अभिनव अग्रवाल जी, जनरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत यही से करते हैं अभिनव अग्रवाल जी, जिस तरह से मोदी सरकार फिर से अहम फैसले ले रही है, 100 दिन से अधिक का समय हो गया है, जनता की अपेक्षा बनी हुई है, मोदी सरकार शुरुआत की जा रही है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर शुरुआत की गई है, समिति भी गठित की गई है वक्फ बोर्ड के लिए, जेपीसी नाम की समिति बनी है, जिसमें दोनों ही सदनों के और सभी पार्टियों के लोगों को 31 लोगों को 31 सदस्य समिति बनी है। अगला जो सत्र आएगा उस सत्र के अंतिम सप्ताह में उसकी रिपोर्ट्स भी जाएगी। आखिर वजह क्या है, संशोधन क्यों करना चाहती है सरकार, क्या लाभ हो सकता है? देखिए, सरकार की साफ साफ मंशा है कि वक्फ बोर्ड ने एक तरीके का डिक्टेटरशिप चला रखी है देश के अंदर। आप किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी को जो शायद किसी ने दान भी नहीं करी, उसी पे अपना हक जताते हो, और उसकी कोई सुनवाई किसी हमारी जो आज तक उच्च न्यायालय हैं उनमें भी नहीं होती, और होती है तो हाई कोर्ट में होती है, और एक आदमी का क्या नाम बहुत पैसा और बहुत समय उस चीज को चैलेंज करने में हाई कोर्ट तक चला जाता है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि वक्फ बोर्ड जितने टाइम से 1995 का नियम है, वक्फ बोर्ड जब से चल रहा है, तब से किसी भी, मैं नहीं मानता कि मुसलमान तबके को कहीं पे फायदा हुआ है। जिस जगह पे तो बहुत पुराना है, लंबे समय से इस्लामिक संस्थाओं को सपोर्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन आया था वो 1995 के अंदर जो ताकत दी गई वो 1995 में दी गई। जी। और उसके आधार पे ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को ये कह देगा ये वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही होगी। उसके अंदर लोकल जस्टिस या लोकल किसी भी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और उसको अगर चैलेंज करना भी है तो वो हाई कोर्ट में करेगा। अगर आज सहारनपुर में किसी पे ऐसी बात आ जाती है तो उसे लखनऊ जाके या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपने मुकदमे को देखना पड़ेगा। और अचानक से किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता देना बिना किसी तथ्य और आधार के, वो हमने बहुत सारे निरंतर लगातार केस देखे हैं। और अब आप जब से वक्फ बोर्ड का संशोधन का बिल आया तब से तो लगातार आपको यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी लग रहे होंगे। दूसरा कारण यह है कि इस वक्फ बोर्ड का फायदा कभी भी मुसलमान कम्युनिटी को आज तक हुआ नहीं। कुछ जगह पे मदरसे चलाए जाते हैं या कुछ भी चलाया जाता है, लेकिन उसका जो मेन बेनिफिट है, अस्पताल होने चाहिए, शिक्षा बढ़नी चाहिए, लिटरेसी जो रेट है वो कम हो, लिटरेसी बढ़े मुसलमानों में, वो कहीं नहीं देखा गया। तीसरा कारण यह है कि किसी भी सरकारी संपत्ति को भी महाराष्ट्र के अंदर हो गया, उड़ीसा के अंदर हो गया, कर्नाटका के अंदर हो गया, इन्होंने पूरे पूरे गांव के गांव कवर कर दिए और ये कह रहे हैं वक्त संपत्ति है, उसका कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं। और एक देश के अंदर दो कानून, अगर ऐसा ही दो कानून किसी और के नाम कम्युनिटी के साथ होते तो आप विरोध करते। इसलिए हिंदू को थोड़ा सा ये है कि भाई आपने जो करा वो आप अपने तक सीमित रखो। अब मान लो मैं एक मंदिर को अपनी जमीन दान कर देता हूँ, ठीक है जी, वो मंदिर इस्तेमाल करती है, उस पे ही मंदिर का हक होना चाहिए, लेकिन मंदिर कहे कि ये जमीन मेरी है, ये तो कहीं का कानून नहीं है ना। उसे तो निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब आपने बनाए थे, संविधान बनाया था, उसके साथ एक एड ऑन संविधान चला रहे हैं आप देश के अंदर, उसका खत्म करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर संशोधन तो हो, कम से कम एक आम जनता को हक तो मिले कि वो जाए कलेक्टर के ऑफिस में जाए और कहे भाई साहब मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। वो कलेक्टर देखेगा कि अत्याचार हो रहा है या वाकई में वक्फ बोर्ड सही कह रहा है। अभिनव अग्रवाल जी, जब वक्फ बोर्ड से आप समझते क्या है, आखिर मीनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड क्या है, क्या आप वक्फ बोर्ड को मानते हैं?
वक्फ बोर्ड आपने भी बोला है कि हॉस्पिटल नहीं खोले हैं, जो उत्थान करने वाली चीजें वो बोर्ड उन पर कार्य नहीं करता। लेकिन देखा जाए तो जो है इस्लामिक जो पॉइंट है, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने वाला, चाहे वो मस्जिद की बात रही हो या आप जो है कोई मजलिस रहा हो या क्या बोलते हैं उसको, जो वो जाके प्रचार करते हैं अपना, या दीनी शिक्षा की बात रही हो, मदरसों की बात रही हो, वहाँ तो वो बड़ा सपोर्टर होता है उन लोगों का। मैं तो नहीं मानता। अभी आप हिमाचल के अंदर देख लो, इन्होंने किराए पे प्रॉपर्टी मकान किराए पे दे रखे हैं, और उनमें से किसको वो क्या नाम इस्लाम धर्म की शिक्षा दिखा रहे हैं वहां पे तो लोग रह रहे हैं और उसको किराया वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक क्या नाम कमर्शियलाइज प्रॉपर्टीज हो गई हैं जो अब। पैसा संपत्ति से आ रहा है किराए के रूप में, क्या हो जाए इस्लामिक चीजों पे नहीं लग रहा होगा? अगर वो इस्लामिक चीजों पे लग रहा होता तो उनको शिक्षा दीक्षा इस बात की दी जाती। और नहीं, जितने दीनी मदरसे चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं कि तो जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति से फिर दीनी अगर मदरसे इसी से चल रहे हैं तो फिर सरकार किस बात की मदद करती है इन मदरसों को? 50-50 हजार रुपए तनख्वाह देके जो मौलवियों को देती है ये वहाँ पे, और क्या नाम मदरसों के अंदर रखवाती है, तो फिर वो सरकार किस बात का दे रही है उन्हें? वो तो फिर उन्हीं से चलने चाहिए। आपने कहीं देखा है कि मंदिरों के अंदर क्या नाम पंडितों को सरकार तनख्वाह दे रही हो? सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, मदरसों को तनख्वाह दे रही है, लेकिन सरकार की जब नियत एक जैसी नहीं है, जैसे आप चाह रहे हो कि जो है वो नियत सरकार, अब तो सरकार की नियत पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं। नहीं तो मैं तो सरकार की आपकी पिछली नीतियों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ, अब की नीतियों पे नहीं उठा रहा हूँ। अब की तो नीतियां सुधारी जा रही हैं, अब वो सुधार करेंगे तो नीतियां बदलेंगी। अगर वक्फ बोर्ड अगर चलाना ही चाहता है तो इन्हें क्या नाम इस्लाम धर्म के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर ऐड ऑन करे, क्या नाम वहाँ पे अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उन्हें साइंस की शिक्षा दे, एक लिटरेसी रेट बढ़े देश का, ये भी तो कर सकता है वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब जो है इस्लामिक संस्थाओं को या इस्लामिक दीनी शिक्षाओं को बढ़ावा देना है, न कि जो है साइंस को बढ़ावा देना, न कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, न कि हॉस्पिटल बनाना। ये तमाम चीजें तो वक्फ बोर्ड में नहीं आती। तो वक्फ बोर्ड में अगर ये नहीं आती तो वक्फ बोर्ड का उनकी ये संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति का अपने उससे इस्तेमाल करते हैं, अपनी जरूरतों में खर्च करते मैं हैं। कह रहा हूँ अपनी जरूरतों में खर्च करते हैं, लेकिन कई जगह मामला ऐसे भी तो आते हैं कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को नहीं दी, उसकी वक्फ बोर्ड ने उसका कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, चैलेंज हुए हैं कोर्ट के अंदर। अभी भी रिसेंटली एक मैं पटियाला हाई कोर्ट के पता नहीं कहीं का पढ़ रहा था, तो वहां पे उन्होंने साफ साफ एक सरकारी संपत्ति क्या नाम को उन्होंने वक्फ बना दिया, जो प्रॉपर्टी 1905 के अंदर मॉन्यूमेंट घोषित कर दी गई, और उसको वक्फ बोर्ड ने 1947 के अंदर अपने अंदर ले लिया, और उसका आज मुकदमा लड़ रहा है वक्फ बोर्ड। मॉन्यूमेंट्स पे वक्फ बोर्ड का हक कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का हक है, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे देश की धरोहर हैं। कल को आने वाले टाइम में लोगों को पता लगेगा कि उस टाइम पे ये आर्ट हुआ करती थी, ये इंजीनियरिंग हुआ करती थी, उस पे वक्फ बोर्ड का हक कहां से हो गया? यहाँ पे दो सवाल उठ जा रहे हैं। एक सवाल ये उठ जा रहा है कि अगर सरकार संशोधन चाह रही है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेके आ रही है, मुसलमान को नाराजगी क्यों है? आखिर हिंदू क्यों चाहता है कि वक्फ बोर्ड जैसी चीज हिंदुस्तान में ना रहे? देखिए, मुझे हिंदू कहीं नहीं चाहता वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज रहे या ना रहे। पहली बात तो आप ये चीज डिनाई करता हूं मैं इस चीज को कि हिंदू ये नहीं चाहता वक्फ बोर्ड रहे या ना रहे। वक्फ बोर्ड रहे लेकिन अपनी सीमा में रहे, उसका क्या नाम उसका कद इतना बड़ा ना करा जाए कि वो हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था से मतलब जो है सीमाओं से मतलब जो है भारतीय संविधान के अंदर रहे। कह रहे हैं हाँ। कि जैसा देश चल रहा है ऐसे ही चले, उसमें रखा जाए। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सोसाइटी ट्रस्ट चलते हुए आए हैं, वक्फ बोर्ड उसी हैसियत से रहे, इस हैसियत से ना रहे कि क्या नाम कल को कोई भी कोर्ट उसे चैलेंज ना कर पाए। नहीं, देश में तो दो कानून चलते हैं, एक सीरियाई कानून चलता है, एक जो है भारतीय कानून। तो सीरियाई कानून आप पूरा लागू करा दीजिए। नहीं, मैं कराने वाला कौन? मैं तो व्यवस्था बता रहा हूँ, इस तरह की व्यवस्था। अगर इस तरीके की मैं कह रहा हूँ, अगर सीरिया कानून क्या नाम दो कानून चलते हैं और सीरिया चलता है और सीरिया अच्छा कानून है, तो पूरी तरीके से सीरिया कानून लागू कर देना चाहिए। अगर एक हिंदू को सजा हो तो वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हो जाए, और एक मुसलमान को सजा हो तो सीरिया के हिसाब से हो जाए, उसके हाथ काट देने चाहिए और हिंदुस्तान क्या नाम हिंदू को जेल कर देनी चाहिए। चाहते हैं कि आप जो खंडी में दो पेट हो जाए? मैं तो नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा। आखिर नाराजगी कैसे उभर के आ रही है? संशोधन हो रहे हैं, सरकार ये इस चीज के लिए संशोधन कर रही है कि जो खामियां है दूर हो जाए, उन खामियों को हटाया जा सके, समय रहते वो नासूर ना बन जाए। कि नाराजगी कैसी है? देखिए, नाराजगी वहीं जगह होगी जहाँ पे अनपढ़ता होगी, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका आज भी अनपढ़ है। उसको जैसा समझाया जाता है वो वैसा मानता है और झंडे लेके सड़क पे निकल जाता है। उसे ये पता ही नहीं है ये कानून उसके लिए ही आ रहा है, उसे ये पता ही नहीं है कि उसकी बेनिफिट के लिए क्या है, उसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए क्या है, क्या चीज उसके हक में है, क्या चीज उसके खिलाफ है।
बस वो झंडे लेके एक पार्टी के नेता के पीछे खड़ा हो जाता है वहां पे जाके और कहता है जी वक्फ बोर्ड का कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उससे अगर आप वक्फ बोर्ड की स्पेलिंग पूछ लो या उससे पूछ लो कि वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जानते हो पहचानते हो, तो वो नहीं बता पाएगा। वो तो आप वही बात कह रहे हैं, जैसे हाल फिलहाल ये लोकसभा चुनाव में कहा गया कि यह संविधान बदल दिया जाएगा। अब की बार 400 पार सिद्धा लगा लिया कि यह संविधान बदल दिया जाएगा। संभव नहीं है कि यह संविधान बदला जा सके भारत में। बाबा साहब का संविधान जो है नहीं बदला जा सकता, संशोधन हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं। तो आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि देखिए जिनकी, मैं तो ये कहूंगा जिन नेताओं की नियत जैसी उनकी सोच वैसी। जो नेता ये कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान बदला जाएगा, उनकी खुद की नियत ऐसी है कि वो संविधान बदलते आए हैं और वो बदलेंगे। संशोधन किया है अपने हिसाब से ही वो संशोधन करते आए हैं। वक्फ बोर्ड उसी की ही देन है। आपने एक अचानक से एक वर्ग को खुश करने के लिए एक ऐसा तब कार्ड खेला, आप ऐसे कार्ड खेला 1995 के अंदर, और आपने अचानक से उन्हें इतनी पावर दे दी कि वो आपके खुद के कानून से ऊपर हो गए। आज वो जब चाहे जहां डंडा चलाए वहां डंडा चलता है उनका। अभी हाल फिलहाल आप हिमाचल के अंदर देख लो। आज अगर प्राधिकरण अपने तरीके से अपने क्या नाम उसूलों के हिसाब से काम करता रहे तो कोई एक माले की जगह 2 माले की जगह तीसरी माला खड़ी कर सकता है। कहां सो जाता है प्रशासन उस टाइम पे? ये देखने क्यों नहीं जाता कि 2 माले हिंदुस्तान में धर्म प्रभावी हो रहा है। हिंदुस्तान की नागरिकता समान नागरिकता नहीं है। मैं हिंदू बन के जाए देश का नागरिक बनना चाहता हूँ, मुस्लिम बन के जाए देश का नागरिक बनना चाहता। कहीं ये चीजें आ रही तो नहीं आ रही इन चीजों को लेकर? मुझे तो नहीं लगता। मैं मुसलमान हूँ इसलिए लड़ रहा हूँ, मेरे हित में फैसला ना लिया जाए। मैं हो सकता है नहीं सर, मैं अनपढ़ हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। मुझे किसी बात का पता नहीं है और मैं खामखा लड़ रहा हूँ। मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इसलिए लड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के अंदर जितने लोग अभिज्ञ हैं किसी टॉपिक से, वो भी लोग आज की तारीख में समूह का हिस्सा बने हुए हैं। अगर आप मेजोरिटी खड़ी कर, लेकिन हमें विरोध करना है खामखाई का। उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली जा रही है। मुझे तो लगता है कि निगरानी दी जा रही है, स्थानीय डीएम को, जिलाधिकारी को निगरानी। मैं पूछता हूँ, एक बारकोड सिस्टम चल रहा है आज की तारीख में। मैं हिंदू और मुसलमान सभी से एक सवाल है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था। सोशल मीडिया में जिस तरह बारकोड के दबाइएगा पता चल रहा है कि हम दबाए कराए दबूस कराए, ये भी नहीं पता। आपने बारकोड स्कैन करा, उसमें 20 सेंटेंस का एक लेटर लिखा हुआ है। वो लेटर किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। किसी को ये पता है कि मैं किसके हक में डाल रहा हूँ, किसके हक में नहीं डाल रहा हूँ? बस उसने कहा कि भाई एक दाढ़ी वाला मौलवी आया है, उसने माइक पे लगाया और उसने बयान दे, उसने उसे शूट अप कर दिया। और अचानक से वही क्या नाम वहीं पे पंडित जी आए, तो पंडित जी ने कहा भाई मैंने अपने मंदिर के बाहर एक बारकोड लगा रखा है, आप इस पे क्या नाम बटन दबाओ, लगा दो। कोई उससे पढ़ने को तैयार नहीं है, जानना नहीं चाहता। कह रहा हूं ना, आपको पता तो हो आप किस चीज के लिए वोट कर रहे हो वहां पे और किस चीज के लिए मेल भेज रहे हो। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जिस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है इन चीजों को लेकर, आम लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे अनभिज्ञता के चलते जो है, क्या सरकार को जो है, देखिए सोशल मीडिया, सरकार को जो है इसमें निगरानी नहीं करनी चाहिए? देखिए सरकार के इस टाइम हाथ में सोशल मीडिया अभी है ही नहीं। अभी बीच में सरकार 2022-2023 के अंदर एक नियम भी लेके आई थी जो कि उसे बैक लेना पड़ा वापस। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए खुद हिंदुस्तान को अपनी सोशल मीडिया क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे चाइना जैसे देशों ने अपनी क्रिएट कर रखी है। वो हमारे पास नहीं है। हम आज भी डिपेंडेंट यूट्यूब जैसे बाहर के देशों के ऐप पे हैं, जिसके ऊपर हम अभी भी बहुत सारे नियंत्रण नहीं लगा सकते, और वो लगाने आने वाले टाइम में जरूरी है। अगर आपको देश के अंदर झगड़े बचाने हैं, देश के अंदर बहुत सारी चीजें शिक्षित करनी है, बहुत सारे लोगों को समझदार बनाना है, तो आपको अपने ऐप लाने पड़ेंगे, अपने देश का अपनी सोशल मीडिया क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरीके से समिति बनाई गई है, संसदीय समिति बनाई है, इसको लेके क्या लगता है किस तरह का फैसला आएगा इस समिति से? जो है संशोधन बिल को लेके जो है उसमें तमाम लोग रखे गए हैं, 31 लोग रखे गए हैं। उसमें राज्यसभा के लोग भी सांसद हैं, उसमें जो है लोकसभा के सांसद भी उसको रखे गए हैं। अंतिम जो सत्र चलेगा, हमारा जो अगला सत्र चलेगा, इसके अंतिम सप्ताह में उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। हाल फिलहाल लग क्या रहा है कि किस तरह की रिपोर्ट आएगी उसमें संशोधन बिल को लेकर? जितने भी इसके अंदर कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं, मैं मानता हूँ कि तमाम वर्गों के मेंबर हैं और बहुत अच्छी कमेटी बनाई है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कमेटी को बनाया गया। ओवैसी साहब भी है उसमें, इमरान मसूद साहब भी, उसमें जगदम्बा पाल भी है, उसमें आम आदमी पार्टी, तमाम लोगों को रखा गया उसमें। देखिए, और दूसरी बात, बीजेपी ने ये जेसीबी कमेटी बना के आईना दिखाने का काम किया है। कल को वक्फ बोर्ड से जो पीड़ित आता है और उस पीड़ित को ये पता है कि इस कमेटी ने मेरा फैसला कर रखा है, ये कमेटी का नियम लेके आई है, इसके अनुसार ये लागू होगा। ठीक है जी। अब वो पीड़ित है
या उसको पीड़ा से राहत मिलती है तो वो इस कमेटी के बूते में। कमेटी को अगर आप मुसलमानों के हितैषी हो तो आप उनके लिए अच्छा वक्फ बोर्ड बनाओगे, अच्छे नियम लेके आओगे, ठीक है जी, और उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। हाँ, मैं ये कहता हूं अगर वक्फ बोर्ड का फैसला बिल्कुल ये आ जाता है कि इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मेरी तो सिर्फ मोदी जी से एक डिमांड है कि आप हिंदुओं के लिए एक क्या नाम हिंदू बोर्ड ऐसा हिंदुओं के लिए भी बना दो, और सेम जो क्या नाम आपने किताब वक्फ बोर्ड के लिए बना के रख रखी है, सेम कॉपी पेस्ट आप हिंदुओं मोदी जी ने तो वो भी नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने तो उसकी व्यवस्था सुधारने पे लगे हैं। डिमांड तो अब मोदी जी से सर्वसर्वा तो अब मोदी जी हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, वो आपके लिए वो हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं बनाने वाले, ना बनेगा। मैं कह रहा हूँ संसद में नियम तो वो ला सकते हैं, आप हमारी तरफ से हिंदुओं के लिए ले आइए, और जैसा वक्फ बोर्ड को किताब दे रखी है ऐसी क्या नाम हिंदुओं को एक किताब दे दीजिए। मतलब सुधार हो या ना हो कोई विषय नहीं है। जब आप एक वर्ग नया खड़ा कर लीजिए। आप जब एक वर्ग को स्पेशल बेनिफिट दे रहे नहीं हैं। लगता अभिनव जी, आप पढ़े लिखे इंसान खुद को बता रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं अनपढ़ता है, उसकी जो कमी है कहने के देश में, नहीं आपको लगता कि जो ऐसे समय पे संशोधन हो जाना चाहिए? हमें समिति पे विश्वास रखना चाहिए, हमें सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने सदन पे विश्वास रखना चाहिए, पूरे देश को विश्वास रखना चाहिए। आप तो नई लकीर खींच रहे हैं। मैं तो नई लकीर खींच ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर समिति बहुत अच्छा फैसला ले लेती है बहुत बढ़िया बात है, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसके आगे अगर लगा तो रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो कि भाई अगर आप कोई भी संशोधन नहीं करते और जेसीबी कमेटी को नकार देते हैं या कुछ भी कहते हैं कि भाई कोई संशोधन नहीं होगा, जैसा है यथार्थ स्थिति में चलेगा, आप हिंदुओं को नई कमेटी दे दीजिए और नाला भाई पढ़ना है बस। आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी नहीं, फिर तो पढ़ना चाहिए ना। अगर कल को क्या नाम शर्मा जी का लड़का या अग्रवाल साहब का लड़का या कोई भी वर्ग का लड़का, पंडित जी का लड़का क्या नाम कोई संपत्ति खड़ी करता है पूरी मेहनत से 50 साल के अंदर, आप मेरी सुन लीजिए, 50 साल के अंदर एक संपत्ति खड़ी करता है और उसके बाद वक्फ बोर्ड उसे चैलेंज कर देता है, सारी जिंदगी मेहनत करे वो और उसके बाद उसे कोई वक्फ बोर्ड जाके चैलेंज कर देता है, तो उसके पास भी तो अधिकार होना चाहिए चैलेंज करने का। और अगर वो चैलेंज करने का उसके पास अधिकार नहीं है तो उसके बाद विशेष अधिकार होना चाहिए जो वक्फ बोर्ड को मिला हुआ है, ऐसे हिंदुओं को अधिकार मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल पुरानी जितनी प्रॉपर्टियां हैं, फिर वो हिंदू भी चैलेंज कर लेगा जाके, कहेगा भाई साहब ऐसा है कि हुमायूं जी आए थे और उन्होंने ढाके क्या नाम एक गांव पे कब्जा किया था, वो गांव आज हिंदुओं के पास है, कल मुसलमानों के पास था, फिर वो हिंदू छीन लेगा ऐसे करके। देश संविधान से नहीं चलेगा, देश धर्म से चलेगा, देश हिंदू मुसलमान से चलेगा। इस बात की कहीं न कहीं आप यह परिपक्व नहीं सर, ये तो पुरानी सरकारें कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये पुरानी सरकारें कह रही हैं ये देश हिंदू मुसलमान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा या हिंदू मुसलमान? हम तो यही कह रहे हैं आज भी संविधान से चलेगा और अगले 50 साल 100 साल तक भी संविधान से चलेगा और 1000 साल तक भी संविधान से चलेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक संविधान से चलेगा और चलना भी चाहिए। हाँ, पुरानी सरकारें आज तक यही कहती आई हैं देश मुसलमान के हिसाब से चलेगा, देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, देश हिंदुओं में भी 50 जातियों के हिसाब से चलेगा। क्या लगता है कि सियासत से हिंदू मुसलमान बाहर आ जाए तो अच्छा रहेगा देश के लिए? सियासत से हिंदू मुसलमान बाहर आने देगा कोई तब आएगा ना, जब तक देश का लिटरेसी रेट 98.9% या 100% नहीं होगा तब तक सियासत से हिंदू मुसलमान तो बाहर आ ही नहीं सकता। अब मुर्गा या ना अनपढ़ के ऊपर से घुमाना बहुत आसानी से घूम जाता है। चलिए अगले विषय पर हम बात करते हैं। एक देश एक चुनाव की जिस तरह से कैबिनेट में बिल पास किया गया है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है, कैसे देखते हैं इसका क्या लाभ होने जा रहा है देश को? देखिए बात करें लोकतंत्र की, बात करें चुनाव की, बात करें आम मतदाता की, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? इससे देश का राजस्व घाटा बचेगा, बहुत राजस्व घाटा होता है, पैसे का बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। देश की जो करेंसी है उसको मैं कहता हूँ ये कम से कम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। जब हो ये बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। आप देश का इतना बड़ा नुकसान चुनाव में करते आ रहे हो, बहुत लेट हो गए आप। मैं तो विजन को सलाम करता हूँ कि अगर ऐसा विजन किसी का हो कि जो देश का राजस्व घाटा बचाता हो। आप देखो हम हर बार जब भी बजट बनाते हैं 5-6 लाख करोड़ रुपए नुकसान में दिखाते हैं अपने आप को, सिर्फ चुनावों में पैसा चला जाता है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ देश का ही पैसा नहीं, जो चुनाव के अंदर चुनाव लड़ रहा है, प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, उसका ही बहुत पैसा खर्च होता है। आज वो पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है, कल वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, फिर वो एमपी के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है और जनता के अंदर 5 साल में नहीं 5 महीने में चुनाव दोहराया जा रहा है। हाँ, 5 महीने में चुनाव। अगर हम हिंदुस्तान की ऐसा लगता है हिंदुस्तान के अंदर चुनाव ही कभी खत्म नहीं होता, त्योहार खत्म हो जाता है, चुनाव कभी खत्म नहीं होता। त्योहार से भी बदतर हो गए चुनाव की अगर हम बात करें। लेकिन हम बात करें जाए जिस तरह से एक नया संशोधन किया जा रहा है, एक देश एक चुनाव हो जाए। हम लोग पैसे के जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो बारकोड के आधार पर करते हैं। संभव है हिंदुस्तान में कि जाए आम मतदाता मोबाइल के माध्यम से, बारकोड के माध्यम से अपना वोट
अपने प्रतिनिधि को दे, हो सकता है? आज की तारीख में सब कुछ संभव है। कितना संभव है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के अंदर 100% संभव है। सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही? सरकार सुदूर बैठा हुआ जो आदमी, अभी अभी पता क्या है? हमारा परसेंटेज वैल्यू जो है 50 अबाउट 60 के आसपास रहती है। अगर हम मोबाइल से जो है सीधा सीधा मतदान करें या इस तरह की जो है फैसिलिटीज हमें चुनाव आयोग दे, सरकार दे, तो हो सकता है हमारा जो परसेंटेज वैल्यू जो है 90, 95, 99 तक चली जाए। नहीं, वो चली बड़ा जाएगी, मिलेगा। राहुल गांधी को कौन जवाब देगा फिर? नहीं, राहुल थोड़े देश चला रहे हैं। तो वो तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं ना। नहीं, सवाल तो उठते रहेंगे, विपक्ष का काम ही सवाल अगर उठाना है। ईवीएम जैसी मशीन पे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो तो आज आप देखिएगा कांग्रेस अध्यक्ष ने बोल दिया है, कैसी बातें कर रहे हो? ईवीएम एक देश पे कैसे, एक देश एक चुनाव कैसे चलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, विपक्ष को भी तो साथ लेके चलना पड़ेगा, उसे भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप विपक्ष को साथ लेके नहीं चलोगे तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? और अगर विपक्ष ये कह देगा कि मैं ईवीएम ही नहीं मानता, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मान लेगा? तो कहेगा सॉफ्टवेयर के अंदर आपने संशोधन कर लगता है वंदे भारत की जो है स्पीड पे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ब्रेक लगाए बैठा है। लिया। नहीं मोदी जी की जो वंदे भारत दौड़ रही है, कहने के विपक्ष उस पर ब्रेक लगा रहा है। नहीं, विपक्ष के बस का ही नहीं है, उसका कोई विजन ही आप नहीं राहुल है। जी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी सिर्फ वो टॉपिक आप उठाते हैं। ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं। मैं ईवीएम का जिक्र इसलिए तो कर रहा हूँ कि उनका रोने का काम है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ईवीएम का हमेशा रोने का काम है। तो आप मेरे से कह रहे हैं कि स्वतंत्र लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका ये होती है, वो कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जीतने के बाद भी होनी चाहिए और हारने के बाद भी होनी चाहिए। विपक्ष भी इसे- आपको ये पता ही नहीं है कि आपको किस स्टैंड पे क्या बोलना है। आप हर बार बयान बदल देते हो। इस बार आप क्या नाम 99 सीट लेके आए हो। देश के नेता है वो। मैं कह रहा हूँ देश वो के देश नेता, के नेता। मैं कह रहा हूँ विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, जी, लेकिन आप विपक्ष के आप सबसे कह बड़े रहे हैं नेता उनको है। बोलने का नहीं पता। हाँ बिल्कुल पता नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बाद उन्हें बोलने मैं कह रहा नहीं कितनी बड़ी पार्टी के हम नेता हूँ जिसे पता। आप बड़ी बात कर रहे हैं किसी बड़े नेता की। अरे मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, गलत बात क्या कह रहा हूँ? मैं स्वतंत्र होकर बोल रहा हूँ। राहुल गांधी को पता ही नहीं है क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। जो देश की बुराई जाके विदेश के अंदर करते, वो नेता किस बात का है? वो किसी तरीके से भी देशभक्त नहीं है। किसी अमेरिकन या किसी भी ब्रिटिशर्स को या फिर किसी फ्रांस के नेता को आपने हिंदुस्तान में बैठ के बुराई करते देखा क्या आज तक? ये कल्चर ही हिंदुस्तान के अंदर ये लोग लेके आए हैं। आप मेरे झगड़े मेरे घर में कितने ही हो, मैं अगर पड़ोस में जाके बोलने लगूंगा तो पड़ोसी तक ये समझा देगा। हमारे देश की संस्कृति है कि यार अपने घर की बात बाहर नहीं कहा करते। नहीं, यहाँ तो जो संविधान की दुआई दे रहे हैं, वहां जाकर आरक्षण की बात मैं कर रहे वही कह रहा हूँ, हैं। एक ट्रैक पे है नहीं। उन्हें ये नहीं पता है उन्हें बोलना क्या है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो उनकी वजह से ब्रेक लगे हुए, कहने के मानते हैं इस- नहीं, मैं नहीं मानता। मोदी जी के अंदर अभी भी 20 साल काम करने का कैलिबर है। मतदाता वोट कर सकता है आने वाले ये समय में। टेक्नोलॉजी खुद संसद में बैठ के ये लोग डिसाइड करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बेहतरीन चीज है, एक सवाल आनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पे आ जा रहा है, एक सवाल यहाँ पे आ जा रहा है। उन नेताओं को जो न्यू बॉर्न है, पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में जो न्यू बॉर्न है, जो अभी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, छोटा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा जब एक चुनाव हो जाता है पूरे देश में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही चलेगा और बेहतर तरीके से नहीं, चलेगा। उसमें एक दिक्कत आ जाएगी। जब एक चुनाव रहेगा, हर आदमी अपने चुनाव के पीछे लगेगा। हम्म? हर आदमी को लगेगा, संसदीय वाला संसदीय कुछ लगेगा, विधायक वाला लगेगा, छोटे वाला छोटा लगेगा, प्रधान वाला जो प्रधान लगेगा। पार्ट- जो छोटे वाला व्यक्ति है, जिसने शुरुआत की है, जिसको सपोर्ट चाहिए अपने नेताओं की, उसे सपोर्ट तो नहीं मिलेगी। फिर क्यों नहीं मिलेगी? सपोर्ट मिलेगी, वो मेहनत करेगा। निर्दलीय इलेक्शन नहीं होते, बिना दल के इलेक्शन जो नहीं छोटे होते। दल खत्म हो जाएंगे। किसने कहा छोटे दल खत्म हो जाएंगे? छोटे दल निगरानी में नहीं, आएंगे। उन्हें मौका ही नहीं मिलने का ना। किस चीज से मौका नहीं मिलेगा? उन्होंने थोड़ी ना कहते तो बाई पार्टी सिस्टम थोड़ी ना आ जाएगा देश में। कुछ ऐसे दल हमारे बीच में जो 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। एक सीट आजाद समाज पार्टी जो है, एक सीट पर तो चुनाव क्या लड़ते हैं। क्या वो लड़ नहीं पाएंगे? नुकसान नहीं होगा उनको कोई? किस बात का नुकसान होगा? मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा। मुझे तो उल्टा और अच्छा दिख रहा है कि वो सोशल काम भी करेंगे और 5 साल देश को राहत मिलेगी एक नेता के बारे में कंसंट्रेट करके सोचने की। उसका कंफ्यूजन दूर होगा, ये आदमी काम करने वाला है, ये आदमी काम करने वाला नहीं है। लगता है मोदी जी जो लेके आ रहे हैं, बिल जिस तरह के लेके आ रहे हैं, वो कहने के देश का भला करने जा रहे हैं। मैं आपको तो शुरुआत से कह रहा हूँ, ये हो जाना चाहिए था 30 साल पहले। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला रहा हो, मामला चाहे एक देश एक चुनाव का रहा हो, और जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं, अगला मिशन जनसंख्या बिल, कैसे देखते हैं? मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ इन सब चीजों को, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इस टाइम जो स्टेप उठा रहे हैं, शायद देश की जनता ने उन्हें ताकत दी होती, 50-60 सीटें और आई होती तो शायद इससे बहुत अच्छे बाखूबी तरीके से कमजोर हुए मोदी जी, कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। और उसका दोष सिर्फ हिंदुस्तान के लोग हैं। इतना अच्छा विजन, इतना अच्छा सोचने वाला व्यक्ति इस देश को दोबारा नहीं मिलेगा। और उनके हाथ कमजोर करना मतलब हम ही लोगों की कमजोरी है। उनके हाथ कमजोर नहीं करने चाहिए, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे भाजपा की जबान बोले।
नहीं, मैं भाजपा की जबान नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित के लिए ही है। जिन लोगों को तकलीफ है वक्फ बोर्ड से, उनसे पूछो आप जाके कि वक्फ बोर्ड से सही क्या मायने में दिक्कत मेरे को है। लगता है जैसे ये जमीनें कब्जाई हुई है, हाँ मैं किसी का विषय पे, व्यक्तिगत विषय पे चर्चा नहीं करूंगा, जितनी जमीनें कब्जाई हुई है, जांच आएगी, जांच हो जाएगी, हो सकता है आने वाले समय में जब बोर्ड का बड़ा भला ऐसा हो जाए कि वो जमीनें छूट जाए, हाँ बिल्कुल, कब्जा मुक्त हो जाए, कब्जा मुक्त हो जाए, वो वक्फ पे वापसी चली जाए। वक्फ पे वापस चले जाए। क्या पता किसी क्या नाम मोमडन पब्लिक ने या मोमडन आदमी ने, परिवार ने अपनी जमीन दी ना हो वक्फ बोर्ड को, उसकी रिलीज हो जाए, उस गरीब को क्या पता उसका 100 गज का टुकड़ा है वो मिल जाए। जांच हो जाए, जांच हो होनी जाए, चाहिए। तो लगता है कि जो है ये चीजें कहने की मोदी जी या मोदी सरकार जो है बहुत अच्छाई और बेहतरी के लिए ला रही है। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।